नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भिलवाड़ा। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस ऑनलाइन वीडियो का टॉपिक है महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का उत्थान। कल का हमारा वीडियो पानीपत के तृतीय युद्ध और उसके परिणाम से संबंधित था, जो कि BA पाठ तृतीय इतिहास के प्रथम प्रश्न से संबंधित है। उसी कड़ी में मराठों के इतिहास को पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जिसने कीर्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया, वो दो महानायक थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। तो आज का हमारा वीडियो महादजी सिंधिया के संबंध में है। महादजी सिंधिया ग्वालियर राजघराने से संबंधित थे। इनका जन्म 1727 ईस्वी में हुआ था। वैसे कुछ विद्वान इनका जन्म 1729 और कुछ 1730 में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम राणोजी सिंधिया और माता का नाम चिमाबाई था। पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी ने भाग लिया था, मगर किसी प्रकार या हम कहें भाग्य के वश मराठों की कीर्ति को जीवित रखने से पुनः करने के कारण यह किसी प्रकार वहाँ से जीवित बच निकले। इनका राज्याभिषेक 18 जनवरी 1768 को हुआ और 12 फरवरी 1794 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पूना में इनकी 1794 में मृत्यु हुई। महादजी सिंधिया ने 3 पेशवाओं के अंतर्गत कार्य किया, जिसमें पेशवा माधवराव प्रथम, नारायण राव और माधवराव द्वितीय थे। महादजी पहला व्यक्ति था जिसने पश्चिमी ढंग पर अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उस समय महादजी की सेना भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी। फ्रांसीसी सेनानायक डी बोयन ने महादजी की सेना को प्रशिक्षित किया और उसे आधुनिक युद्ध रीति नीति से परिचित करवाया। अपनी प्रशिक्षित सेना के बल पर महादजी ने अपने काल में अपनी शक्ति का डंका, अपने प्रभाव का डंका उत्तर भारत में चारों ओर बजवाया। हम देखते हैं महादजी सिंधिया और मुगल सम्राट के संबंध किस प्रकार थे। पानीपत के तीसरे युद्ध से पूर्व दिल्ली पर मराठों का नियंत्रण था। जैसा कि हमने पानीपत के तीसरे युद्ध के कारणों में भी देखा है कि 1752 ईस्वी में मुगल वजीर और मराठों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 50 लाख रुपए और दोआब में चौथ वसूली के बदले मराठों ने मुगल साम्राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का वादा किया था। और इसी वादे के कारण, इसी वचन के कारण पानीपत का तीसरा युद्ध भी लड़ा था। तो 1761 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की रक्षा का भार मराठों के ऊपर था। मुगल सम्राट एक प्रकार से उनके नियंत्रण में था, मगर पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार से मुगल सम्राट उनसे मुक्त हो गया और वह अवध की शरण में चला गया। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में जब अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट अंग्रेजों से पराजित हो गए, तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था, मगर जल्दी ही वह अंग्रेजी संरक्षण से असंतुष्ट हो गया। वह पुनः मराठों के नियंत्रण में जाना चाहता था। 1772 ईस्वी में महादजी ने मुगल सम्राट शाह आलम को दिल्ली लाकर मराठा संरक्षण में उसका राज्याभिषेक करवाया। तो एक बार पुनः हमें कहें भारत की केंद्रीय सत्ता, भले ही वो नाम मात्र की ही थी, उस पर मराठों का नियंत्रण स्थापित हो गया।
1775 से 82 ईस्वी के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण दिल्ली पर मराठा नियंत्रण शिथिल हो गया था। अतः 1784 ईस्वी में महादजी पुनः आगरा पहुंचा और मुग़ल सम्राट शाह आलम से उसने भेंट की। मुग़ल सम्राट ने समस्त प्रशासकीय कार्य संभालने के लिए महादजी को आदेशित किया। शाह आलम से महादजी ने पेशवा के लिए वकील मुतलक का पद प्राप्त किया और वह स्वयं पेशवा का नायब बन गया। इस प्रकार मुग़ल पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मुग़ल सम्राट को अपने प्रभाव में लाकर महादजी ने एक प्रकार से मराठों के लिए वैधानिक सत्ता उत्तर भारत में प्राप्त की। दीगे ने इस मुग़ल सम्राट से वकील मुतलक का पद प्राप्त हो जाने और महादजी द्वारा पेशवा का नायब पद प्राप्त करने को इन शब्दों में व्यक्त किया है कि इन पदों के प्राप्त हो जाने से महादजी मुग़ल सेना तथा दिल्ली व आगरा के प्रांतों का एक प्रकार से अधिपति हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और महादजी की भूमिका को हम देखते हैं अगली स्लाइड में। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव शासक बना था। माधवराव प्रथम एक योग्य पेशवा था। उसने मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित किया और विश्रृंखलित और एक प्रकार से कहें झगड़ालू मराठा सरदारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके उन्हें पेशवा के अधीन आने के लिए विवश किया था। मगर उसकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव उर्फ राघोबा ने नारायण राव की हत्या कर दी। नारायण राव की हत्या के बाद रघुनाथ राव ने अपने आप को पूना में पेशवा घोषित कर दिया। मगर नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया इस हत्यारे रघुनाथ राव को पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नाना फडणवीस के साथ मिलकर के महादजी सिंधिया ने मराठा शासन के संचालन के लिए 12 व्यक्तियों की एक कौंसिल बनाई, जिसे 12 भाई परिषद कहते हैं, जिसने मृतक पेशवा के शिशुपुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया और मराठा साम्राज्य को एक प्रकार से बचाने की कोशिश इन्होंने की। रघुनाथ राव पेशवा पद से हटाए जाने पर अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेज़ों से सूरत की संधि कर ली। फलस्वरूप मराठों और अंग्रेज़ों में युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में महादजी सिंधिया ने अंग्रेज़ों को कई जगह पराजित किया और मराठों की इज्जत को बचाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अंत में जब मराठे अंग्रेज़ों के सामने कमज़ोर पड़ते दिखाई दिए तो महादजी सिंधिया ने अंग्रेज़ों और पूना दरबार यानी पेशवा के मध्यस्थता करते हुए सालवाई की संधि करवा दी। 1782 की सालवाई की संधि में महादजी सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महादजी सिंधिया का राजपूत राज्यों पर प्रभाव स्थापित करने के क्रम में कई बार राजपूतों से युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। चौथ की राशि को लेकर राजपूतों से इनके झगड़े चलते ही रहते थे। जयपुर राज्य द्वारा चौथ की राशि का भुगतान नहीं करने पर महादजी सिंधिया ने जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया। इसके लिए वह राजस्थान की ओर आया और 28 जुलाई 1787 को तुंगा, जो कि लालसोट दौसा जिले में है, के मैदान में सिंधिया व राजपूतों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। इस समय जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर के शासक को भी विजय सिंह को भी अपनी ओर मिला करके राजपूतों का एक संघ बनाने का प्रयास किया। मुगल सेनानायक हमदानी भी इस समय राजपूतों का सहयोग कर रहा था। पर महादजी को पीछे हटना पड़ा और इस तुंगा के युद्ध में राजपूतों का पलड़ा भारी रहा और महादजी ने शीघ्र ही अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और
1790 ईस्वी में तुंगा के युद्ध का बदला लेने के लिए पुणे राजस्थान की ओर आया और 12 जून 1790 को पाटन के युद्ध में महादजी की सेनाओं ने जयपुर और जोधपुर की सम्मिलित सेनाओं को परास्त किया और जयपुर राज्य को संधि करने के लिए विवश किया। इसके बाद मराठा सेना ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया। 10 सितंबर 1790 को मेड़ता के पास जोधपुर का शासक विजय सिंह भी महादजी की सेना से परास्त हुआ। विवश होकर उसे भी महादजी के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के साथ ही सांभर और अजमेर मराठों को देना स्वीकार कर लिया। अब महादजी के हम देखते हैं पूना दरबार, यानी पूना दरबार में जो कि उस समय सर्वोच्च पद पर आसीन था नाना फडणवीस के साथ किस प्रकार के संबंध थे। महादजी एक अच्छा सेनानायक था, जबकि नाना फडणवीस एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। महादजी ने सदैव ही पेशवा परिवार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, मगर उसकी बढ़ती शक्ति के कारण नाना हमेशा ही उसके ऊपर संदेह करता रहता था। इस कारण महादजी पूना कम ही जाता था। तुंगा के युद्ध के बाद जब राजपूतों के विरुद्ध महादजी को मराठा सेना की सहायता की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसने इसके लिए नाना फडणवीस को लिखा, मगर नाना ने महादजी की सहायता नहीं की। नाना चाहता था कि महादजी की शक्ति कम हो। पाटन के युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में नाना फडणवीस से अपने मतभेदों को दूर करने के लिए महादजी पूना पहुंचा, मगर नाना के साथ उसका मेल मिलाप नहीं हो सका। इसी समय 1793 ईस्वी में लाखेरी के युद्ध में महादजी सिंधिया की सेना ने होलकर को परास्त किया, जिससे महादजी की प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि हुई और पूना में रहते हुए ही 12 फरवरी 1794 को महादजी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार महादजी सिंधिया ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की खोई हुई कीर्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। मुगल सम्राट को उसने गद्दी पर बिठाया, अंग्रेज़ों को उसने कई बार पराजित किया और अपनी कूटनीति के बल पर उसने सालबाई की संधि करवाई और इसके साथ ही राजपूतों पर पुनः मराठा प्रभुत्व की स्थापना महादजी ने की। एक प्रकार से महादजी सिंधिया का मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि वे एक अच्छा सेनानायक था और बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। केवल वह अपने ग्वालियर के राज्य से संतुष्ट नहीं था और मुगलों पर और राजपूताने पर उसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली। उसने उत्तरी भारत में मराठा प्रभुत्व की स्थापना की और अपनी कूटनीति के बल पर उसने अंग्रेज़ों को भी मराठों से दूर रखा। इस प्रकार महादजी सिंधिया ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय हिंद।